नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रवायत है कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। पिछले 11 बार से यह मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता आ रहा है, लेकिन इस बार का जो संबोधन था वो कुछ खास था, वो कुछ अलग था। जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह के शब्दों का चयन था, जिस तरीके से विषयों का चयन था, ये साफ दर्शाता है कि पिछले लगभग 1.5 साल में जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर बदले हैं, भारत उसे बहुत बेहतर तरीके से एक्नॉलेज कर रहा है। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, तलवारें खुलकर सामने आ चुकी हैं। साफ पता है कौन साथ खड़ा है, कौन विपक्ष में खड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरे एग्रेसिव मोड में और पूरी भारतीय सरकार उस चीज को अब टैकल करने के लिए तैयार है। इसलिए लाल किले की प्राचीर से उन सभी को संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री का भाषण कहीं कॉन्क्लेव, हर जगह महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन कहीं कॉन्क्लेव में दिया है, रैली में दिया है, शायद उसका इतना महत्व नहीं होता जितना महत्व संसद और लाल किले से दिए हुए भाषण का होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत सवाल पूछे गए ऑप सिंदूर के बारे में, लेकिन मोदी ने जवाब कब दिया? जब पार्लियामेंट का सेशन आया और वहां जाकर बोले, और बोले तो ऐसा बोले कि कईयों के धागे खोले। उसके बाद अब लाल किले की प्राचीर से वो मौका था, वहां से वो संबोधन किया गया और वो मैसेजिंग दिए गए। बहुत लोगों ने मुझे 5 अगस्त को बुलाया अपने चैनल पर कि भैया क्या होने वाला है 5 अगस्त। मैंने कहा 15 अगस्त के लिए इंतजार कीजिए, और वही हुआ, वही मैसेजिंग यहां से प्रधानमंत्री ने दी। पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, भारत में बैठे उन लोग, हर एक को मैसेज दिया गया। राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, सामाजिक हो, हर विषय को प्रधानमंत्री ने चुना। सबसे पहला मैसेज दिया पड़ोसी को। देखिए, ऑप सिंदूर के ऊपर तो निश्चित तौर पर बात होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से मिलिट्री इतिहास में, अब भारत में शायद एक्नॉलेज ना करे, भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है शायद उसकी ग्रेविटास को उस तरीके से ना समझ पाए, उसकी इंपॉर्टेंस को उस तरीके से ना समझ पाए, या कम से कम प्रेजेंट ना कर पाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मिलिट्री स्कूल्स के अंदर जिस तरीके से उस पूरे ऑप सिंदूर को पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा कई कोर्सेज में आने वाला है। जिस तरीके से एक तरीके से जियोपॉलिटिकल कू भारत ने किया डिफेंस के सेक्टर में, सामरिक हितों के सेक्टर में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर उसे रेखांकित करना था प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो उपलब्धि सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं, इस देश की उपलब्धि थी। और वहां से एक मैसेज और दिया पाकिस्तान को कि भैया ये गोला बारूद और ये सब तो ठीक है, ये तो हम दोबारा भी देंगे जवाब, तुम कुछ करोगे, लेकिन जो तुम्हारी जगलर वेन है ना, असली जगलर वेन, तुम क्या कहते हो कि हम कश्मीर हमारी जगलर वेन है, तुम्हें कश्मीर की जमीन से, कश्मीर के लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जमीन, कश्मीर के पानी से मतलब। और भारत उसे समझ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है कहीं आ नहीं रही है और आएगी भी नहीं, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। खून बहाना वो रोकेंगे नहीं, पानी हम जाने देंगे नहीं। इसलिए तो वहां चीखें निकली हुई हैं, शाबाश चिल्ला रहा है, बिल्लो रानी चिल्ला रही है, मुनीर वो 250 रुपए की प्लेट खा रहा है वहां जाकर वॉशिंग्टन में। अरे साहब, असली मुद्दा यह है कि उन्हें डर है कि भारत जब पानी रोक देगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और भारत अब उस मोड में है। हमने ना 65 में रोका, ना 71 में रोका, ना 99 में रोका, ना संसद हुआ, बहुत सारे ऐसे समय में भारत ने नहीं कहा, इस बार कर दिया। साफ मैसेज है पाकिस्तान को कि इनफ इज इनफ। उसके बाद जो मैसेज दिया गया, बड़े अब्बू को दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव बना रहा है, 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे, 100 कर देंगे, 500 कर देंगे। जो ये बात आ रही है ना, भारत उस तरीके से उसने ब्लिंक भी नहीं किया, ये उसे और ज्यादा परेशान कर रहा है। और आत्मनिर्भर का जो एक तरीके से नारा दिया प्रधानमंत्री ने, उसके अंदर कई सारे मैसेज, कई सारी बातें छिपी है। सबसे पहला, सेमीकंडक्टर के ऊपर बात की प्रधानमंत्री ने। आने वाले समय में जिसके पास ऑयल होगा, डेटा होगा और सेमीकंडक्टर होगा, आप ये मानकर चलिए वही देश अग्रणी होंगे। और इन तीनों चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री ने बात की, सेमीकंडक्टर के ऊपर बात की। आपको एक बताता हूं, 1989 में एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी थी मोहाली के अंदर, उसके अंदर आग लग गई थी। वो भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री थी और शायद एशिया के अंदर सबसे पहली थी। और अगर वो जानबूझकर सैबोटाज किया गया वो प्रोजेक्ट, अगर वो नहीं किया जाता तो आज समझिए जहां ताइवान है, जहां चाइना है, जहां अमेरिका है, वो स्थिति शायद भारत की होती। भारत ने तब एक्नॉलेज किया था उस चीज को, लेकिन किस तरीके से
क्या क्या होता रहा है भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, भारतीय रॉकेट के इंजन के प्रोग्राम के लिए, और कहां कहां सबको पता है। लेकिन इस बार सरकार उसके लिए एक तरीके से सशक्त रूप से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 6 यूनिट ऑलरेडी काम कर रही हैं, 4 और आने वाली हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी जो चोट है ना, ये चाइना, ताइवान, अमेरिका, इन लोगों के लिए है। ऐसे ही नहीं रेखांकित किया गया संसद के, माफ कीजिएगा, लाल किले की प्राचीर से। ये मैसेज दिया गया कि भारत भी हाईटेक टेक्नोलॉजी के एंड पर तुम्हारे साथ आके खड़ा होने के लिए तैयार है। उसके बाद जेट्स, जी को इंजन देने थे भारत को, नहीं साहब वो अभी ना हमारी इन्वेंट्री में है नहीं। अच्छा 2 दे देंगे, अच्छा 4 दे देंगे। भारत जैसे विशाल देश, भारत जैसी बड़ी जो एक तरीके से कह सकते हैं आर्मी है, डिफेंस फोर्स है, उसके पास अपना इंडिजिनियस जेट इंजन ना हो। हम इतने बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं, हम एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जेट इंजन, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से जेट इंजन स्पेसिफिक कहा गया, यह भी दर्शाता है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए, अभी तक था। लेकिन जिस तरीके से वो नखरे दिखा रहा है, कि डिले कर रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर जेट इंजन तक बहुत सारी चीजों में भारत नए ऑप्शन भी तलाश रहा है, साथ ही अपने इंजन को भी डेवलप कर रहा है। जैसे अभी कावेरी का एक इंजन है, कावेरी नाम से वो इंजन है, उसे डेवलप किया गया है, उसे ड्रोन्स में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे भारत उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये मैसेज है उन वर्ल्ड पावर के लिए कि हम आपके लीग में आकर खड़े हो रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम आज भी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे ऊपर कार्टून छापेंगे, हमें यही दिखाई देंगे कि भाई सड़कों पे तो यहाँ गाय भैंसी घूमती है, वो जमाने चले गए हैं, उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। उसके अलावा एनर्जी डिपेंडेंस, एनर्जी जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पे, वो कैसे कम की जाए, उसके ऊपर बात की गई। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दर्द क्या है आज के समय में, भैया तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, हमारे से क्यों नहीं खरीद रहे। ट्रंप यही आया था ना कह के कि भैया हम इतना तेल निकालेंगे जमीन में से, ड्रिल बेबी ड्रिल करके उसने कहा था। उसे यह था कि भारत खरीदेगा हमसे, बड़े बड़े देश आएंगे खरीदेंगे हमसे, कोई खरीद ही नहीं रहा, सब जाके रशिया के तेल पे लगे हुए हैं। भारत कम से कम लगा हुआ है, भारत सबसे बड़ा सप्लायर बन गया यूरोप में। तो अमेरिका को यही दिक्कत है, और वही मैसेज दिया गया कि किस तरीके से आज भारत की कुल एनर्जी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। बड़े से बड़ा देश नहीं कर पा रहा, भारत कर रहा है। तो एनर्जी, जो ऑयल मैंने आपको कहा था, सेमीकंडक्टर, हर एक पे भारत सेल्फ रिलायंट होना चाह रहा है। उसके बाद डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा इंडिजीनियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सॉवरेन हो, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ट्विटर पे देखा किस तरीके से आवाज दबाई गई, हमने देखा किस तरीके से चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर व्यूज को सैबोटाज किया गया, सप्रेस किया गया। तो जब तक हमारा इंडिजिनस प्लेटफॉर्म नहीं होगा, डेटा हमारे पास नहीं होगा, सॉवरेनिटी नहीं होगी, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो निश्चित तौर पर भारत के जो भी हित हैं उनको सिक्योर करने के लिए जो जो भी किया जा सकता है वो वहां से बताया गया। उसके अलावा जीएसटी, ये सब तो थे सामरिक हित। अब आते हैं इकोनॉमिक। जीएसटी, जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म है पिछले कुछ दशकों में। अब लोग कहेंगे कि भैया बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं हुआ, उसे और बेहतर किया जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है, साधा जा सकता है, वही करने का काम है। और प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि इस दिवाली पर एक बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के अंदर होगा। कुछ 2-1 महीने रह गए हैं, 8 साल जीएसटी को आए हुए हो गए हैं, तो इस दिवाली पर बड़ा रिफॉर्म होगा। कहा ही जा रहा है कि कुछ टैक्स स्लैब्स जो उसमें 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, शायद 1-2 स्लैब कम हो सकती हैं, मतलब हट ही जाए। और कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्रोडक्ट हैं जो हाई टैक्स स्लैब में है, 12%, 18%, उन्हें घटाकर 5% के आसपास लाया जाए। क्योंकि जीएसटी कलेक्शन जिस रेट पे आज के समय में हो रहा है, सरकार अगर वो कम कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से महंगाई और बहुत सारी चीजें हैं जो आम जनता उससे महसूस करती है, उसमें राहत दी जा सकती है। टैक्स में दिया गया, 12 लाख तक कर दिया, अब जीएसटी में करें तो निश्चित तौर पर यह एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बात होगी। प्रधानमंत्री उसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, सब बात करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो बना दिया, वो बना दिया, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जनता अपने आप कर लेगी सब कुछ,
सरकार का काम सिर्फ गवर्नेंस का है। आप गवर्नेंस कीजिए, आप नीति निर्धारण कीजिए, आप उन्हें सरलीकरण कीजिए, जनता अपने आप कर लेगी सब कुछ। उसमें सरकार की भागीदारी की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन वो स्पेस आप दें, वो काम सरकार को करना पड़ेगा। और इन्हीं रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की। उसके अलावा जो चीज शायद हम लोग सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि डेस्परेट थे कि कोई तो बोले इस चीज को, कोई तो एड्रेस करे इस चीज को, वो प्रधानमंत्री ने किया। वो है डेमोग्राफी। जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज देश के अंदर हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन देश के अंदर हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स जिस तरीके से भरे जा रहे हैं, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, ये भुक्तभोगी हैं इसके, आसाम। इसलिए पहले भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो यह सरकार है, उसने स्टेट लेवल पर इन चीजों को एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया। यूसीसी का पायलट प्रोजेक्ट कहां आया था? यूसीसी का पायलट प्रोजेक्ट आया था उत्तराखंड में। इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ किस तरीके से काम किया जा सकता है, उसे एक्नॉलेज किया जा सकता है, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उसका पायलट प्रोजेक्ट आसाम में चलता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हेमंता बिश्वा शर्मा वहां काम कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को लेकर अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, अगर वो सब ग्राउंड पे फलीभूत हो जाते, ग्राउंड पे सही में आप दिखता है अगर वो, तो आप ये समझिए कि इस देश में सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है। क्योंकि ये सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ये हमारी जॉब्स भी खाएंगे, एक पैरासाइट की तरह इस देश पर जो पल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन चीजों को एक्नॉलेज किया जाए और बाहर किया जाए। इमिग्रेशन बिल आया और बहुत सारे और बिल आने वाले हैं इसमें, और इसके ऊपर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की जो बात चल रही है, अगर वो होती है, और अगर मैं कह रहा हूं 50% भी पहले फेज में हम कामयाब होते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राष्ट्र के तौर पर और सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री की। और इससे सबसे ज्यादा चिंतित कौन होगा? ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा परेशानी तो वहीं पर है, जो ये SIR हो रहा है, जो NRC की बातें चलती हैं, तो ये सब इसी का तो फॉर्म है ना। आप सीधा ये नहीं कह रहे कि सबको निकाल दो, लेकिन हाँ, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन तो इसी तरीके से होगा ना। वही सरकार कर रही है और उसी की तरफ इशारा है प्रधानमंत्री का। अगले 1 साल 2 साल में अगर आपको इसके ऊपर होता दिखाई दे, तो समझ जाइए कि शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और ये ऑलरेडी ग्राउंड वर्क किया जा चुका है, तब जाकर प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे हैं। इसका मतलब सरकार सीरियस है इसके ऊपर, और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपको होता दिखाई देगा। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ऊपर बात की। देखिए, सामरिक बात की, इकोनॉमिक GST के ऊपर बात की, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, ये इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बात की, उसके ऊपर राजनीतिक। बहुत लोग क्या कह रहे थे, अरे संघ की नहीं बन रही है मोदी जी से। देखिए, मोहन भागवत जी की नहीं बन रही है। मोहन भागवत जी ने फलाना बयान दे दिया, वो मोदी को देखते हुए दिया है। देखो, मोदी ने जवाब दे दिया भागवत को, भागवत ने दे दिया जवाब मोदी को। लेकिन किस तरीके से लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस संबंध को रेखांकित किया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। 100 साल होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से स्वयंसेवी संगठन है, सबसे ज्यादा स्वयंसेवक उसके साथ जुड़े हैं, सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वॉलंटरीली, बिना किसी अपेक्षा के जो लोग जुड़े हैं, वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं। उस चीज को रेखांकित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से भी यह संदेश दिया गया कि भैया, हमारे उनमें कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ विषय पे हो कि मैं ऐसे चाहता हूं, वो वैसे चाहते हैं। घर में हो जाता है, घर में तो इस बात पे हो जाती है, भैया आज लौकी की सब्जी बनेगी कि आलू की सब्जी बनेगी, उस पे हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि घर के मेंबर घर छोड़ के चले जाते हैं या घर में एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। कुछ वैसा ही है, सुलझा लेंगे। और वो संदेश लाल किले से दिया गया, ना ही सिर्फ अपने पार्टी कैडर को, स्वयंसेवकों को, बल्कि पूरे उन खलियर गैंग को जो चलाता है ना रात दिन, अरे मोदी संघ की बच गई, 40 सांसद इधर भाग गए, 32 सांसद उधर भाग गए, ये जो चलता है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बखूबी वहां से संदेश दिया। और किसको एक्नॉलेज किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कि देश के संविधान के लिए पहला बलिदान देने वाला व्यक्ति कोई था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी था।
उसके अलावा अपनी बहुत सारी योजनाओं को गिनवाना और ये सब करना, ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपना प्रचार प्रसार निश्चित तौर पर करेंगे और हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मैसेज अमेरिका को दिया गया, क्या कहा कि भारत के जितने भी किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, डेयरी चलाने वाले हैं, कोई भी है, उनके हितों के साथ कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीवार बनकर बीच में खड़ा है। किसे है ये मैसेज? ये मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये डेस्परेट है कि किस तरीके से भारत का एग्रीकल्चर मार्केट उसके लिए खुल जाए। कारण उसका जो कोर वोट बैंक है, जो मागा वोट बैंक है, जो रिपब्लिकन है, वो ग्रामीण इलाके में रहता है अमेरिका के, क्योंकि वहां सैचुरेशन आ चुका है। वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास अब उन्हें एक्सपेंड करने के लिए नए मार्केट चाहिए। पाकिस्तान का खुल गया, बांग्लादेश का खुल गया, वो चाहते हैं भारत खोले। भारत कभी नहीं खोलेगा। और वो चीज दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 चीज कई बार रिकॉर्ड स्पष्ट कर चुके हैं। ना ही किसी का मध्यस्थता हुई, ना ही किसी के इंटरवेंशन से सीज फायर हुआ, ना ही भारत का एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो किसी के लिए खोला जाएगा, और ना ही भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। किसे हैं ये स्पष्ट संदेश? निश्चित तौर पर जिसे हैं वो समझ रहा है। इसी स्पष्टता की जरूरत थी। अब देखिए, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, आप डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, लेकिन जब आप बोलते हैं ना डिप्लोमेसी में, थोड़े से को बहुत बड़ा समझा जाता है, और वही मैसेज दिए गए हैं। अब सरकार सिर्फ मैसेजिंग देने तक ना रहे, उसे फलीभूत भी करे, ग्राउंड पे उतारे, ये बहुत जरूरी है। अभी 25 तारीख को अमेरिका का डेलीगेशन भारत आने वाला है, उसके बाद और क्या घटनाक्रम बदलेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 15 बताई थी, अब 25 बता रहा हूं। 25 के बाद भी ध्यान रखिएगा। और आज भी रशिया और अमेरिका की मीटिंग होने वाली है, उसके ऊपर भी विश्लेषण लेकर आऊंगा। तो कुल मिलाकर लगभग सबसे जो लंबा भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का लाल किले से, 104 मिनट बोले हैं, पिछला 98 मिनट का था, यानी 1.5 घंटे से कहीं ज्यादा वो लाल किले से बोले हैं। तो साफ दर्शा रहा है कि सरकार इस बार किसी भी मतलब मौका देने के मूड में नहीं है। और देश का विपक्ष, आप ये देखिए, हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन है और लीडर ऑफ अपोजिशन वहां मौजूद नहीं है। कटुता किस स्तर पर पहुंच गई है? एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, एक शिष्टाचार है कि वो जाते हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लोग जाते थे, लेकिन आपका डेस्परेशन लेवल इतना बढ़ गया है, आप उस स्तर तक पहुंच गए हैं जो राष्ट्र का कार्यक्रम है, मोदी का कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो राष्ट्र का एक कार्यक्रम है, आप उसमें नहीं जा रहे हैं। आपको ध्वजारोहण करना था कांग्रेस के कार्यालय में, आप कर सकते थे, आधा घंटा पहले कर देते, आधा घंटा बाद कर देते। बहुत लोग हैं पूरे पूरे दिन करते हैं, शाम तक चलता है ध्वजारोहण के कार्यक्रम अलग अलग जगह। लेकिन आपको ये दिखाना था कि नहीं, मोदी के बरक्स मैं भी एक पावर सेंटर हूं। वो जो मैसेजिंग थी, वो बहुत एक तरीके से जो बाइनरी क्रिएट की जा रही है राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, ये बहुत एक तरीके से इसके ऊपर बहुत खतरनाक है। और सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि दरअसल कौन क्या किस दिशा में बढ़ रहा है। खैर, इसके बाद और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो भी आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरीके से चैनल के साथ थोड़ा ज्यादा ही कृपा हो रही है, तो आप सब लोगों की कुछ ज्यादा ही एक तरीके से कह सकते हैं सहयोग की अपेक्षा है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।